हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करेंगे सीटेट पेपर सेकंड का जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये होगा आपका एसएसटी का सॉल्यूशन। एसएसटी के मैं आपके 30 क्वेश्चन आज करा दूंगी और बाकी के बचे हुए नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 31 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है। आपको जैसे हिंदी के टर्म्स समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये आपका साइड में आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो भ्रंशोत पर्वत इसमें पूछा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो इंग्लिश में कभी कभी टर्मिनोलॉजी इजी पड़ जाती है, तो आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन पूछा है, इसका आंसर होगा फोर्थ, वोस्जेस पर्वत। बाकी जो आपके पर्वत हैं ये सब आपके वलित पर्वत हैं। हिमालय हो गया, यूराल हो गया, अपलेशन हो गया, ये सब आपके वलित पर्वत होंगे। तो पर्वतों से रिलेटेड भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूंगी, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कथन दिया हुआ है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब उसका कारण दिया हुआ है। ये कथन का आप कारण जब भी पढ़ें तो आप उसमें कंजक्शन क्योंकि का यूज़ करके देखें, तो वो इजी रहता है समझने में। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। चंद्रमा 27 दिनों में ही अपना चक्कर भी पूरा करता है और पृथ्वी का चक्कर भी पूरा करता है, जिसकी वजह से हमें उसका सिर्फ एक ही साइड दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 32 का 1। तो ए बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आपका, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। सेकंड है, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और थर्ड है, संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये तीनों ही सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो इसका आंसर होगा मध्यमंडल। उल्कापिंड, बहुत सारे उल्कापिंड होते हैं जो कि पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। तो मध्यमंडल में क्या होता है, जब ये पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो ये वहाँ पर जल जाते हैं। आपने देखा होगा जिसको आप बोलते हैं टूटा तारा, वो कोई टूटा तारा नहीं होता है, वो दरअसल उल्कापिंड ही होता है जो कि मीज़ोस्फीयर में आके जल जाता है।
इंग्लिश में बोलेंगे मीजोस्फीयर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, प्रवास कहते हैं उनको, जो प्रवासी उनको कहते हैं जो आते जाते रहते हैं कहीं से। तो इसका सीधा सा आंसर होगा लोगों के आवागमन से। तो ये तो आप ऐसे ही देख के लगा सकते हैं, इसका तो आंसर इजीली कोई भी गेस कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प है आपका, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो ये कथन क्या होगा? ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है, पश्चिमी और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, तो जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ये 0 डिग्री की रेखा है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, कई नाम है इसके। तो ये 0 डिग्री एक्चुअली अक्षांश रेखा है, एक अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री को ये अक्षांश रेखा है। जो लेटी हुई ये लाइनें होती हैं इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड रेखाएं बोलते हैं। तो ये जो बिल्कुल बीच से जाती है ना पृथ्वी के, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के पास में क्या है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। तो ये पवनें इसी के आसपास बहती हैं। अब जो ये आपके पूर्वी पवनें जो होती हैं इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें, और जो पश्चिमी पवनें होती हैं इनको बोलते हैं पछुआ पवनें। एक्चुअली इनकी बहने की दिशा से इनका नाम रख दिया गया है। तो जो आपकी पूर्वी पवनें होती हैं ये 0 डिग्री की तरफ ऐसे बहती हैं, इस तरह से, इस दिशा में। थोड़ा सा बड़ा आइकन बना लेती हूँ मैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें होती हैं ये 30 से 35 डिग्री की तरफ से 0 डिग्री की तरफ बहती हैं, ये इस दिशा में, इस तरह से, ये इस तरह से बहती हैं। तो ये होती हैं व्यापारिक पवनें यानी पूर्वी पवनें। और यहाँ पे आपकी होंगी, सॉरी ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएंगी आपकी पछुआ पवनें। पश्चिम से आ रही हैं इसलिए इनको पछुआ पवनें बोलेंगे। इनके बहने की दिशा से, जिधर से शुरुआत होती है इनकी, उसके आधार पे इनका नाम रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही हैं। तो मतलब 3rd पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। तो इसमें पूछा है कि इनको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलेंगे, उष्ण बोलेंगे, टुंड्रा, भूमध्य सागरीय। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनकी जो टाइप्स हैं, ये किस टाइप के होंगे, ये इनकी लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देख लें, पृथ्वी होगी, तो पृथ्वी को जो बीच से काटती है भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री इक्वेटर,
और इसके ऊपर होती है कर्क रेखा, इसके नीचे होती है मकर रेखा। 23.5 डिग्री पे दोनों होती हैं। दक्षिण में मकर रेखा होती है, ऊपर होती है कर्क रेखा। कर्क को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और मकर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला ये आपका गर्म रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो इस क्षेत्र में जो आपके घास के मैदान होंगे उनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो अब जो इनकी लोकेशन है, इनकी लोकेशन लगभग यहाँ पर आती है। ये यहाँ पर, ये अमेरिका के हैं एक्चुअली। तो अमेरिका यहाँ पर आ गया आपका, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, जी ऊपर वाला हिस्सा है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा अमेरिका का हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका का। तो यहाँ पर आपका लानोस घास का मैदान पड़ता है। तो ये लानोस है वेनेजुएला में। तो लानोस अगर यहाँ पर है इक्वेटर के पास, तो ये कौन सा होगा, उष्ण कटिबंधीय है। और 0 डिग्री से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए, ये ब्राज़ील इधर पड़ता है ना, इधर, तो इधर आ जाएगा आपका कंपोज। तो ये दोनों ही आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री के पास मिलते हैं, तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय इनको कहा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। देखिए, अगर ये इस तरह के सीमित करने वाले शब्द आ जाएं, सिर्फ, केवल या बहुत ज़्यादा, तो ये सीमित करने वाले, आंसर को सीमित करने वाले शब्द होते हैं। तो जब ये आ जाएं तो वो ऑप्शन, उसमें डाउट होना चाहिए आपको। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ इसी पर तो निर्भर नहीं करेगा, किसी और चीज़ पर भी निर्भर करेगा। और जो पहला ऑप्शन है, और जलवायु दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन भी नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका 38 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। अब ये इसके लक्षण दिए हुए हैं और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, किसका है। सबसे पहले एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत जब निर्मुक्त होती है, जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इससे क्या है, ये बायोगैस तो इससे नहीं बनती है। जो तेल, पेट्रोलियम की बात हो रही है इसमें। तो मोम भी नहीं हो सकता, मोम तो गैस है नहीं। जिस तरह से बोला जा रहा है उस तरह से ये लग रहा है कि कोई गैस ही है, ये भी नहीं है। तो इसका होगा आपका आंसर प्राकृतिक गैस, क्योंकि ये प्राकृतिक गैस ही होती है जो ये पेट्रोलियम से निकलती है। भूतापीय ऊर्जा भी अलग है आपकी, कोयले से बनती है, मोम भी अलग है। तो ये सारी चीज़ें, ये ओड आंसर हो जाएंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप और एशिया। तो वैसे मैं आपको बता दूं, जो भारत के शोध संस्थान जो ये अवस्थित हैं,
ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। तो अंटार्कटिका में मैत्री के अलावा एक और शोध संस्थान है जिसका नाम है भारती। और जो भारत का सबसे पहला शोध संस्थान अंटार्कटिका पर था वो था दक्षिण गंगोत्री, जो कि बर्फ की चादर से ढक गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला हो जाएगा ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। दूसरा हो जाएगा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो ये तो ऑप्शन देख के मतलब लगभग सही ही लग रहे हैं। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो ये देख के ही पता चल रहा है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सभी खनिज आधात्विक नहीं होते हैं, धात्विक भी खनिज होते हैं। खनिज मान जैसे अभ्रक, जिप्सम, ये सब आपके खनिज ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें अगर आपको एक ऑप्शन भी याद है ना तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे हम देखें ऑप्शन बी को, वज्जी को अगर हम देखें तो ये किसी शहर का नाम लग रहा है। तो शहर का नाम लग रहा है तो इसका हम देखेंगे अगर, तो ये आपका ये लग रहा है पुराना कोई शहर है, काफ़ी पुराना। तो इससे अगर हम देखें तो ये आरंभिक गणतंत्र से ये मैच हो जाएगा। बाकी इसमें हम देख लेते हैं बी का पहला कौन से ऑप्शन में है। तो ये आपको दूसरे में है और तीसरे में है, तो यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं ये गंगा घाटी देख लेते हैं। डी का आपका 4th है या तो 3rd है? 4th है प्रथम नगर, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका ये प्रथम नगर तो यहाँ पर था नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ये वाला। तो डी आपका मिल जाएगा तीसरे से। तो आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप मिला कर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन दिए हुए हैं। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इनको। पहला कथन है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है और लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। देखिए, जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप कितना पढ़ लें उसमें आप अटक ही सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मैं सलाह यही दूंगी कि इसमें आप स्किप ही करें, पहले स्किप करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको बाद में अगर टाइम बचता है तो आप इन्हें बाद में सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसे आप इसमें टिक कर सकते हैं। बाकी पहले टाइम वेस्ट ना करें ऐसे क्वेश्चंस पर। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 4th। ए गलत है किंतु बी सही है। तो कुछ क्वेश्चंस स्किप करने के लिए भी आते हैं, तो वो आप स्किप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसे बाद में कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। तो ये वाला देखकर तो लग रहा है क्योंकि कुछ इस तरह की बातें हुई हैं हिस्ट्री में।
सेकंड है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने। क्योंकि लगाकर पढ़ते हैं इसको। क्योंकि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये सब चीज़ें यूज़ होती थी, ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं है। तो मतलब ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे ये दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा 45। भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो लगभग आप देखें तो ये मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है, इसमें ये काफ़ी पुरानी भी है और इसमें मानव विकास का एक क्रम दिखाया गया है कि किस प्रकार से मानव विकसित हुआ। स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में नहीं, एक निश्चित फ़ीस देकर। फ़ीस तो पहले जाती नहीं थी। ये साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, मतलब साल भर पढ़ाया जाता था और फसल की कटाई के समय नहीं। फसल की कटाई के समय उन्हें काम करने के लिए फ्री कर दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। मूल्यांकन के लिए तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो एक नेगेटिव ही ऑप्शन बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी होता है, जो आपको रॉन्ग लग रहा है उसको आप हटाते जाइए, सही आंसर तक आप खुद ही पहुंच जाएंगे। नीचे 2 कथन दिए हैं, ए और बी 18 और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्य के उदय संदर्भ में है। तो पहला है कथन आपका, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि अब कथन ही गलत है। तो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो बी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। अब चलते हैं 48 पर। 48 है BCE का तात्पर्य है। BCE आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, BCE। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। क्रिश्चियन एरा और बिफोर कॉमन एरा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बिफोर कॉमन एरा। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये BCE का मतलब और BC का मतलब एक ही होता है। तो जो ईसा मसीह का जो जन्म है उसको हम अपना जो कैलेंडर है उससे हम हमारे यही है, ईसा मसीह के जन्म से हमारा कैलेंडर होता है। तो ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हो गया। तो ईसा के जन्म से पहले की जो भी तिथियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इनको हम, क्राइस्ट। और जो ईसा के जन्म के बाद की जो तिथियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं AD, एनो डोमिनी। और इनके जो दूसरे नाम हैं वो हो गया आपका BCE, जो आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। BC का दूसरा नाम BCE, बिफोर कॉमन एरा। और AD का दूसरा नाम हो गया आपका CE, कॉमन एरा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 यह आज कैसे जानते हैं कि पाषाण युग में भारत में शतुर्मुख होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो फैक्ट पे बेस है, अगर आपको ये याद है तो आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुर्मुख के अंडों के अवशेष मिले हैं, इससे पता चलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ।
तो इसमें देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। देखिए ये कुछ प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है हड़प्पा सभ्यता का पतन का। इसका कारण एक्चुअल किसी को नहीं पता है, इसके काफ़ी सारे कारण बताए जाते हैं, एक कारण नहीं है इसका। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और संभवतः नदियाँ सूख गई थी। संभवतः वाला सही होगा क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है, और ये अनुमान वाला ये भी सही होगा। फर्स्ट और लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये दूसरा और तीसरा देखना पड़ेगा। तो सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो ये क्वेश्चन को सीमित करता है पूरा क्षेत्र, क्योंकि इसका हमें खुद ही पता नहीं है कि एक्चुअल रीज़न रहा क्या है। तो पूरे क्षेत्र में हम कह ही नहीं सकते ना पूरे क्षेत्र सिर्फ बाढ़ से ही तबाह हो गया। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये ओड है तो इसको हम छोड़ देंगे, तो सी नहीं होगा। सी अगर हट जाएगा तो बचा एक ही ऑप्शन ए बी डी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको एक ही ऑप्शन अगर गलत लगे ना तो आप उसी को ऑप्शन में ढूंढिए, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर लेते हैं ईजिली। नेक्स्ट आपका होगा महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ। महायान की ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बट गई थी बाद में, महायान और हीनयान। तो महायान में क्या हुआ था, महायान की पहचान इसमें बतानी है। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो इसका क्या था, प्रतिमाएं से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो प्रतिमाएं हैं ना ये बनने लगी थी बुद्ध की, पहले प्रतिमा वगैरह नहीं बनती थी, बल्कि महात्मा बुद्ध ने भी मना किया था कि मुझे ऐसा ना पूजें आप कभी भी, लेकिन लोगों ने फिर भी उनकी प्रतिमाएं बनानी शुरू कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। क्योंकि अगर ये देखें तो ये भी सही है आपका, नहीं ये गलत है। तो इसमें सिर्फ एक यही ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आप पहले इस देखिए इसमें तो ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी लास्ट क्वेश्चन में। तो आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ें, क्योंकि इसमें हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही पूछा है या गलत पूछा है। तो इसमें है पहला ऑप्शन, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जनजातियाँ अपने सीक्रेट जो है किसी को बताते नहीं, अपने बीच अपनी सारी बातें वो कि शेयर नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो तो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो लिखित दस्तावेज कहाँ संभाल के रखेंगे। तो इसमें कुछ डाउट लग रहा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था। ये तो 100% सही है। तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो आम लोगों से बचते हैं, वो अपने रीति रिवाजों का हर चीज़ का वो संरक्षण किए हुए हैं, वो अपनी परंपराओं को नष्ट नहीं होने देना चाहते। और जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। तो वो जनजातीय समाज जो होता है वो आपस में ही एक दूसरे की ज़रूरतें पूरा करता है, वो आम लोगों से बचते हैं। तो इसका जो करेक्ट मुझे आंसर लग रहा है वो लग रहा है मुझे दूसरा, क्योंकि वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते, वो ऐसे ही मौखिक उनका ट्रांसफ़र होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जो भी उनकी परंपराएं होती हैं वो मौखिक रूप से ही ट्रांसफ़र होती रहती हैं। फिर आपका 54,
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो इसका क्या है, इसका आपका सीधा सीधा आंसर आपका यही आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्योंकि आपको पता ही होगा 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने क्या किया था, उन्हें लगा कि कहीं भारतीय सत्ता हमारे हाथों से निकल ना जाए, तो उन्होंने क्या किया था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ना ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने भेजी थी व्यापार करने के लिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से जब बात नहीं संभली तो उन्होंने सोचा कहीं हमारे हाथ से सत्ता ना निकल जाए भारत की, तो उन्होंने फिर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सत्ता दे दी थी और भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभालने के लिए। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। $55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये नाम से ही आपको पता होना चाहिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र को हम यही जो आजकल जो लोकतंत्र है उससे भी हम देख सकते हैं। प्रतिनिधि जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमारा जनता का एक प्रतिनिधि होता है, जो कि उसके प्रतिनिधि तो जनता का होता है वो, और जनता के अनुसार ही वो उसे काम करना होता है। तो अगर वो कुछ अलग करेगा तो जनता उसका विरोध करेगी। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र जो आजकल का लोकतंत्र है वो अधिकतर प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है। जनता का एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो फिर हमारे बेस पे काम करते हैं, हमारी सुविधाओं के लिए आप अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो जो आजकल के लोकतंत्र हैं वो सभी प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। तो देखिए जो मैंने आपको भी लक्षण बताए हैं वो सब किसके हैं? जनता को मतदान का अधिकार, हम मतदान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये होगा नहीं पूछा है ना इसमें। और जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमारी होती है अप्रत्यक्ष भागीदारी। हम तो अपना प्रतिनिधि भेजते हैं ना वहाँ पर लोकसभा में, तो ये हम प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिल चुका है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 56 पर। 56 है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अब अगर हम देखें तो सब बॉर्डर शेयर करते हैं चीन से, तो क्योंकि वो तिब्बत तो चीन का हिस्सा है। तो अगर ये आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लद्दाख। और लद्दाख को क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लद्दाख के जो रहन सहन है, संस्कार है, जो उसके कुछ रहन सहन, लोगों का तरीका है जीने का, वो काफ़ी कुछ तिब्बत से मिलता है, तो इसीलिए इसको छोटा तिब्बत बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? अपील प्रणाली से ही आपको पता चलना चाहिए कि अपील करना, जैसे हम न्यायालय में अपील करते हैं ना किसी फैसले के खिलाफ, आपने देखा होगा कोई डिसीजन आ गया और वो हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हम उसके लिए अपील कर सकते हैं। तो इसी से आप देखिए आंसर ढूंढ सकते हैं। न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, के न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। न्यायालय के खिलाफ संसद में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, संसद तो दूर ही रहता है न्यायालय के फैसलों से, तो दूसरा तो हट ही जाएगा। राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, ये भी गलत हो जाएगा। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। जो छोटी अदालतें होती हैं उनके अपील के खिलाफ, उसके आदेश के खिलाफ हम उससे ऊपर वाले न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो
ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। 58, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो लक्षण नहीं है पूछा है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए ना ज़्यादातर में नहीं है, गलत है, यही पूछते हैं। अक्सर लोग इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें होगा, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। अब भारत का मैप ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ा टेम्परेरी। अच्छा ये तो हो गया, ऐसे ऐसे हो गया ये। तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय पठार होता है ये भारत का निचला वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा होता है प्रायद्वीपीय। तो इसके बारे में, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में, उत्तरी मैदान यहाँ पर है तो दक्षिण में है, बिल्कुल सही हो गया ये ऑप्शन। तो ये तो होगा नहीं। तो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली स्थित है। अरावली आ जाएगी आपकी यहाँ पर। तो उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, ये भी बिल्कुल कथन सही है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, और ये भी सही है। तो आपका बचा कौन सा? फोर्थ, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्यों रॉन्ग है ये। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो ये गलत है बिल्कुल, ये पश्चिम की ओर नहीं, पूर्व की ओर बहती हैं। ये इधर को नहीं बहती है, इधर नहीं बहती हैं, ये बहती हैं पूरब की ओर। कृष्णा यहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है, और ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ से निकलती महानदी। तो ये पूरब की ओर बहती है, ना कि पश्चिम की ओर। इसमें सिर्फ ये चीज़ गलत है, यहाँ पूरब होगा, दिशा इनकी गलत दी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो अफ्रीका का अगर आपको लोकेशन वगैरह पता होगी तो ये आप कर सकते हैं इजीली। ये बहुत सरल क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो अफ्रीका के बारे में क्या पूछा है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम देखें पृथ्वी को, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो अफ्रीका का जो भाग है, जो ज़्यादा भाग है वो ऊपर है इक्वेटर के, नीचे थोड़ा कम हिस्सा आता है इसका। और इसके कर्क रेखा इसके ऊपर से जाती है और मकर रेखा इसके नीचे ब्लू बॉटम से थोड़ा जाती है। तो इसमें क्या है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों रेखाएं गुजरती हैं इससे। इकलौता ऐसा महाद्वीप है ये जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये तीनों जा रही है ना, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों गुजर रही हैं, तो ये सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। ये रोंग है, ये एशिया महाद्वीप में है। हमारा जो है ये जैसे ये भारत हो गया, ये चाइना इधर पड़ेगा। तो चाइना से आगे मंगोलिया है, मंगोलिया और चाइना में ये गोबी मरुस्थल पड़ता है। तो ये एशिया महाद्वीप में है, ना कि अफ्रीका में। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो इसके पश्चिम में नहीं है, ये एशिया के पश्चिम में है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हमारा 60 क्वेश्चन की तरफ। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि तो इसका भी आपने अगर मानसून समझा हुआ है तो आपका इसका आंसर इजीली दे देंगे आप। तो इसका पहला हो जाएगा। पहला क्यों हो जाएगा? पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल खाड़ी की ओर बहती है। तो ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा मानसून का ये जो हमारा जून में जो मानसून आता है ना, ये पवनें जब इनका जल ख़त्म हो जाता है, फिर ये इधर की ओर बहना शुरू करती हैं। अभी इधर जो बहती हैं, ये वैसे तो ये पानी नहीं होता है इनमें, लेकिन क्या होता है, ये इधर बंगाल खाड़ी है तो बंगाल खाड़ी से पानी ले लेती हैं, और पानी जैसे लेती हैं तो ये यहाँ पर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं, जो कि ये नवंबर दिसंबर में आपकी होती है, दिसंबर के आसपास होती है। तो ये सर्दी की बारिश होती है। तो ये इस तरह से होती है बारिश, बंगाल खाड़ी से पानी लेकर वहाँ पर बारिश करती हैं। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। अब आपको एक काम करना है, जो भी टॉपिक इसमें आए हैं आप उनको डीप स्टडी करेंगे। जो भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए पर्वत का टॉपिक था,
आपका मानसून से रिलेटेड टॉपिक था। तो अगर आप ये टॉपिक कर लेंगे और इस टॉपिक पे अगर इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको बस इतना सा काम करना है, जो भी टॉपिक आए हैं उनको आप सबको अच्छे से मज़बूत कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में।